तो ये जो बेबी को रैप करते हैं बहुत ज्यादा, लपेट लपूट के रखते हैं, हमारे यहाँ तो कभी बच्चे इस तरह रैप नहीं हुए, तो ये तुम लोगों ने क्यों नहीं लपेट लपूट के रखे? क्या बात? ये देखो ना कैसे टांगे नंगी, बाजू नंगे कपड़े इसने जो पहने हुए हैं। It's not cold. गर्मी है बहुत, Yeah. बच्चे बेचारे, तभी तो हमारे देशियों की रैश और दाने या पता नहीं क्या क्या निकला रहता है हर वक्त बच्चों के। आप बच्चे को देखिए, अगर बच्चे को ठंड लग रही है तो आप उसको गर्म कर दें, अगर नहीं ठंड लग रही तो फिर उसको रैप करने की बच्चा क्या कभी भी जरूरत है? ऐसे नहीं होगा कि उसको कोई इशू हो और वो बच्चा चुप करके, अल्लाह रहम करे, कोई भी नॉर्मल बच्चा, आई डोंट थिंक ऐसा होगा कोई प्रॉब्लम है और वो पड़ा रहे। अगर बच्चा रैप होके उसको गर्मी लग रही है, क्योंकि बेबीज तो वो हो जाते हैं, ओवर हीट हो जाते हैं, वो अपना बॉडी टेम्परेचर नहीं कर सकते रेगुलेट, तो कभी भी जब रैप करें तो बेबी के पाँव ना हो। मैंने कभी बेबीज को, अपने बेबीज को सुलाते हुए उनको फुल बॉडी वाले नहीं पहनाए जो सॉक्स भी हों, हमेशा हाथ बाहर हों और पैर बाहर हों। आप बेशक पैर बाहर ना हो, आई मीन सॉक्स ना हो, ऊपर कंबल शंबल दे दें लेकिन सॉक्स ना हो पहनी हुई। और रैप आप कर लें, लेकिन देख लें अगर बच्चे को बेचारे को गर्मी बहुत लग रही है तो ये तो नहीं कि आप ज़बरदस्ती लपेट लपेट के रखें, लेकिन सर्दी है तो आप ये कर सकते हैं कि मोटा ज़रा कपड़े अच्छे इतने मिल जाते हैं, वो निटेड भी मिल जाते हैं, और ये भी आप नीचे वो बनियान पहनाएं। लेकिन हमने निटेड भी कभी नहीं पहना है, हमने स्वेटर भी कभी नहीं पहना है। लेकिन हमने जो एवी को मैंने वो बॉडी सूट बहुत बनाए थे, लेकिन उनमें स्लीव्स नहीं थे, वो वाले जो स्लीपिंग बैग्स हैं, हाँ स्लीपिंग हाँ वो बहुत अच्छे रहे थे। हाँ वो ईमियो के लिए नहीं रहे थे क्योंकि उसको पाँव बंद नहीं, उसको हाथ बेशक बांध दो लेकिन वो पाँव नहीं बंद रोता था। फिर मैं जिप खोल के पाँव निकालती थी, फिर मैंने खुद ही सोचा कि फायदा क्या है, फिर पाँव भी बाहर है। और ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं कि टोपी भी ना पहनाओ बच्चे को सोते हुए, टोपी नहीं है, ये डैडी भी कहते हैं, डैडी कहते हैं कोई चीज कवर्ड ना हो, ना मिटन्स हो हाथ में, ना सॉक्स हो, ना टोपी हो सर पे। आप कंबल दे दो और वो अच्छी तरह टक्ड इन हो, ये ना हो कि वो खुला और ऐसे ही बच्चे के ऊपर डाल दिया। वो वैसे बच्चे को लिटाते भी सर बीच में करके हैं, टांगे जो है वो बिल्कुल ही कॉट के एक तरफ को आई होती हैं और हेड बिल्कुल टच करें वरना बेबी हिलता। हॉस्पिटल में बिकॉज़ वो जो वो बेड्स थे बेबी के जिसमें लिटाया हुआ था, they tilt it up because of reflux, तो बेबी को ना बिल्कुल लो करके आप लिटाते हैं ताकि their feet are basically touching the base of the bed, क्योंकि जब मैं तो बेस्ट फ्रेंड में भी ऐसे लिटाती हूँ, yeah that's how you're supposed to, क्योंकि ये तो पहले दिन से हिलते थे हमारे बेबीज, और मैंने वो भी उसका भी बताना है, नाखून ना काटने बच्चे के, लाइक आप मिटन्स पहनाएं लेकिन न्यू बॉर्न की आई थिंक हफ्ते तक एटलीस्ट नाखून कोई कोशिश भी ना करें, ना फाइल करने की ना काटने की, क्योंकि वो स्किन के साथ चिपका होता है। इसकी दफ़ा मैंने इसके बहुत बड़े थे लेकिन मैंने बैठ के अच्छी तरह देखा वो नाखून हटता भी नहीं है स्किन से, लाइक ये नहीं कि आप पीछे करके वो कागज से भी झिल्ली सी हो जैसे, और खुदा ना खास्ता उंगली आप काट सकते हैं, फाइल की तो आप उंगली फाइल कर दोगे, फाइल तो सबसे बुरी चीज़ है ना, और लेकिन नेल कटर भी नहीं। तो मैं ये कहूँगी आप मिटन्स पहनाएं, एक हफ्ता पहना दें, फिर ठीक हो जाता है बेबी का कि वो थोड़ा नाखून दिखने लग जाता है, स्किन को छोड़ देता है। लेकिन हॉस्पिटल में बिल्कुल कोई अटेम्प्ट ना करें नाखून काटने की बच्चे के। मॉइस्चराइजर कौन सा अच्छा रहा? मेरे लिए दोनों की दफ़ा जॉनसन्स का अच्छा रहा। मैं कील्स भी लगा देती हूँ, इनको लगा देते, मैंने अमीर को मैंने कभी नहीं कुछ और लगाया, लेकिन उसको ज़रूरत भी नहीं कभी पड़ी, कभी थोड़ी बहुत लगा दिया तो मैं जॉनसन्स का लगा दिया, लेकिन आप जो कील्स लगाती हैं उससे कभी उसको नहीं कोई रैश रूश हुआ। वो और होता है एवान जो है वो तो कील्स भी अपने उसको लगा देती हूँ, लेकिन पहले उसको हमने वो थैचा का ही बॉडी बटर लगाया क्योंकि वो कुछ भी और नहीं लगा सकता था स्किन पे। एवान की स्किन बहुत, हालांकि ये जो है ये भी बहुत फेयर है इमाद, लेकिन इसके भी अब आज लग रहा था बल्कि कि फेस पे छोटा छोटा सा ऐसे रेत की तरह का रैश है, तो हमने कील्स ही फेस पे इसके लगाया है। अच्छा का वो कौन सा वाला इंडिको कुछ उसका नाम है बॉडी बटर जो लिया था वो बहुत अच्छा रहा था एवान के लिए, आई थिंक सिर्फ वही अच्छा काम किया था, थिंक सारा कुछ यूज़ किया था, वो जर्लीक का भी किया था, वो जो हमने पूरा सेट लिया था, जर्लीक का मैसाज ऑयल सबसे अच्छा था, बहुत अच्छा था उसका मैसाज ऑयल, वो बिल्कुल अच्छे जैसे ऑयल भी था लेकिन पानी की तरह का था, कि ये नहीं कि वो बाद में भी कपड़ों पे लगाओ या तौलिए को लगाओ, वो बहुत अच्छा इस तरह था कि आपने नहला दिया तो बहुत अच्छा धुल गया। So with Evie, I couldn't use anything other than the Tatcha Indigo body butter. जब एवान का बहुत फ्लेयर अप हुआ था उसका जो स्किन का रैश है, मैंने QV का इंटेंसिव
जो एक बहुत थिक सी ऑइंटमेंट टाइप होती है, आई यूज दैट। लेकिन एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वाज एबल टू यूज। तो एवी की स्किन इट्स वेरी सेंसिटिव, मेरी स्किन की तरह की है, सो इट्स वेरी सेंसिटिव, इट गेट्स ड्राई वेरी क्विकली, फट से ड्राई हो जाती है और फट से रैश हो जाता है। आई एम द सेम, लाइक अगर मेरी स्किन थोड़ी सी भी ड्राई हो मुझे बहुत इची होने लग जाती है, एंड आई एम like I love to scratch as well. Evie is the same. Those were the two things. ये मेरी saving grace थी अभी के लिए। एक था वो बाथ का ऑयल, क्यूवी का बाथ ऑयल, और वो क्यूवी का इंटेंसिव, उस पे लिखा है for eczema prone skin and it's like a really thick, बहुत thick है, और कोई like खुशबू नहीं है। जब वो जरा बेहतर हुआ and his skin was smooth again, then I started using the QV ceramide cream. तो आई थिंक सिंस जस्ट अ फ्यू मंथ्स, जब से एवान 1-2 महीनों का हुआ है, मैं क्यूवी का ही चीज़ यूज़ करती हूँ। मैं बेबी की चीज़ नहीं अब यूज़ करती। मैंने शुरू से लाइक अदर देन द जर्लीक स्टफ, उसके बाद मैंने लाइक 5-10 और डिफरेंट ब्रांड्स ट्राई किए थे। लाइक कोई गोट का ब्रांड था, कोई लाइक ड्रग स्टोर और केमिस्ट वेयर हाउस वगैरह से मैंने बहुत डिफरेंट चीज़ें ट्राई की थी, बट ऑल ऑफ देम जस्ट मेड हिज स्किन वर्स। तो क्यूवी वाज द ओनली थिंग दैट हेल्प्ड। लेकिन वैसे भी बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो ये सब चीज़ें खुद ही ठीक भी हो जाती हैं, और नाम उस चीज़ का लग जाता है जो उस वक्त इंसान यूज़ कर रहा होता है कि उससे ठीक हुआ था। एवी का अगर मैं अभी जॉनसन्स एंड जॉनसन्स 2-3 दिन अगर यूज़ करूँ, हिज नीज, वो आप फिर कहने लग जाती हैं देखो यहाँ रिब्स पे उसके फिर बन गया। दैट्स बिकॉज आई यूज जॉनसन्स एंड जॉनसन्स। तो वो तो बेबी की स्किन पे भी डिपेंड करता है। एंड माई स्किन इज द सेम। लाइक मैं अगर सोप यूज़ कर लूँ अपनी लेग्स पे तो बहुत ड्राई हो जाती हैं। तो other than the Tatcha Indigo body butter and the QV intensive ceramide, लेकिन भाभी जी ने हमेशा Johnson's and Johnson's का एक पिंक बॉटल है, उसकी मुझे खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। लाइक मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि एवान Johnson's and Johnson's यूज करे, because it's just one of those brands जो मेरे लिए यूज हुआ था। मैंने सारा इसके बाद शैम्पू, हर चीज जॉनसन, बेबी पाउडर, अच्छी खुशबू है ना। बेबी पाउडर भी मैं यूज करना चाहती थी अभी के लिए, वो भी नहीं हम कर सकती थी। Like I couldn't even use baby powder on Evie. क्यूरैश का लिया, उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती थी मुझे। कि टाल्कम पाउडर के बारे में क्यों है कि ये ना लगाएं या बहुत इसके खिलाफ? Because somebody in the US, some like 40-year-old man who used it every single day, twice a day on his body, got cancer and decided to sue Johnson's and Johnson's that your talcum product gave me cancer. लेकिन हर पाउडर दुनिया का जो है, हर दूसरा पाउडर जो जिसमें टाल्क नहीं है, वो पाउडर ही नहीं लगता। हाँ, it's true because it's corn flour. जिसमें उन्होंने corn flour use किया होता है। हाँ, वो पाउडर है ही नहीं, वो ना उसमें कुछ। हाँ, बिल्कुल जो जिसमें टाल्क है वैसा स्लिपरी स्मूथ पाउडर है, असल पाउडर जो हमने सारी जिंदगी जाना है। सब्सटेंस होता है। लेकिन उस सारे इशू से ये चीज हमने सीखी कि जब हम पाउडर लगाते हैं तो मेक श्योर के बच्चे के फेस की तरफ कैसे हाथ रख लें, कि ऐसे चिन के नीचे हाथ रख लें। हाँ, तो या आप अपने हाथ पे रख के थोड़ा सा उसके अंडरआर्म में डाल दें, तो आप उसके नोज को थोड़ा सा ऐसे प्रोटेक्ट कर लें जिस वक्त आप उसको पाउडर लगा रहे हैं, और ऐसे छिड़क के ना डालें, जैसे हाथ पे लगा के डालें ताकि उसके जो फ्यूम्स हैं वो उसके एकदम से नोज में ना जाएं। तो थोड़ा सा जैसे हम भी बेबी को लगाते हैं तो हाथ पे लगा के जैसे अंडरआर्म में थोड़ा सा लगा दिया, या उसके नोज और माउथ को एक तरफ से हाथ का बैरियर बना के हाथ उसके आगे रख लिया और फिर उसके पीछे से दीवार सी बना ली और फिर पीछे जो है वो पाउडर डाल दिया। तो हाँ, उस इशू से, उस बात को जानने के बाद से ये एहतियात जो है वो हमने बेबीज के साथ की है। टाल्कम पाउडर के बारे में जॉनसन एंड जॉनसन्स की ही बात नहीं है, बल्कि कोई भी पाउडर जो असल पाउडर है, टाल्क उसमें शामिल होता है, तो उससे एहतियात करनी चाहिए कि वो बहुत ही बेबी के सांस में ना जाता रहे। तो I personally don't have an issue with using talc products. बहुत लोग हैं like they'll be like talcum powder is so bad for you, but then they go and have like a full face of powder foundation without even realizing कि वो powder talcum powder से ही बना हुआ है, you know, like तो everything in moderation. That's the main thing. लेकिन मैं एवान के लिए यूज नहीं कर सकी थी। I couldn't use it because that made him break out into a rash as well. तो वो जो बेबी की स्मेल थी, that new baby scent जो बेबीज में से आती है, वो एवी में से नहीं आई क्योंकि उस पे मैं सेंटेड प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं कर सकी। और ब्रेस्ट पंप वगैरह जो माएँ रखती हैं वो कौन सा अच्छा है? हमने मडेला का लिया था। हमने मडेला का कौन सा वाला लिया था? डबल जो है,
हाँ, एक डबल ब्रेस्ट पंप लिया था मडेला का हम दोनों ने। वो इट्स अ पोर्टेबल इलेक्ट्रिक हैंड पंप। एक और ब्रांड है स्पेक्ट्रा, वो भी बहुत पॉपुलर है। दैट ब्रेस्ट पंप इज लाइक दिस बिग, और आई फेल्ट कि इट्स नॉट पोर्टेबल, इट्स वेरी बल्की। ये तो बहुत छोटा ये सा ये वाला इतना सा है, इट्स दिस स्मॉल, और आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग या कितना हर चीज वीक आपको सक्शन चाहिए। एंड इट्स हैंडी टू हैव स्पेशली इफ यू आर अ न्यू मम, क्योंकि समटाइम्स आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकते बिकॉज यू आर सो सोर। सो आई फाउंड पंपिंग ड्यूरिंग दैट टाइम was helpful, क्योंकि फिर बेबी को बॉटल के थ्रू फीड कर सकते हैं, and you can give yourself a bit of a break. Another thing was कभी कभी I remember at one point अभी सिर्फ एक साइड से पी रहा था, तो the other side was like filling up so much and it was so painful. तो अगर ऐसे भरा हुआ रहे then that causes infections and other मसले हो जाते हैं। तो if you have a breast pump there, you can just pump out the milk on the left hand side and keep feeding your baby from the right hand side. और फ्रिज वगैरह का क्या है? Breast milk at room temperature 6 to 8 hours if the temperature is less than 26 degrees. In a fridge no more than 72 hours, so 3 दिन से ज़्यादा नहीं। और फ्रीज़र में अगर एक रेगुलर फ्रीज़र है तो आप 3 महीनों के लिए रख सकते हैं। लेकिन जब आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करते हैं, डोंट स्टोर इट इन द डोर because the door temperature changes. Always store it right at the back of the fridge ताकि उसका सबसे equal temperature वहीं रहे। तो फ्रिज में 3 दिन, फ्रीजर में 3 महीने। नॉट द फ्रीजर जो फ्रिज फ्रीजर होते हैं ना, और वो फ्रीजर का एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है नीचे, लाइक अ प्रॉपर फ्रीजर जो अलग से अपने दरवाजे वाला है। और अगर आपने डीप फ्रीजर में डालना है तो वो 6 महीने लास्ट कर जाता है। I've read 6 to 12 months as well, लेकिन जनरल कंसेंसस जो है वो ये है कि 6 months तक आप उसको रख सकते हैं। डैडी भी कहते हैं 6 months तक उसको इस्तेमाल कर लो। Another thing I found really handy was Aptamil जो है ट्रैवल पैक्स भी बनाते हैं पाउडर मिल्क के। तो क्योंकि अवान ने ऐसा पाउडर मिल्क नहीं पिया, मैंने वो टिन तो खरीदा था उसके, लेकिन वो ज़ाया चला जाता है। मैं तो फ्रीज कर लेती हूँ टिन। So because the use date, I think you have to use it within 30 days. तो अभी तो ऐसा पीता नहीं था कि वो 30 days में खत्म कर ले। लेकिन तो, अगर ऐसा हो तो उस दूध के डब्बे को आप फ्रीजर में रखें ताकि वो चल जाए, वो फिर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर आप उसको फ्रीजर में डालते हैं वहाँ उसकी लाइफ स्टॉप हो जाती है। हाँ, लेकिन that doesn't mean कि you just keep opening it and using it every नहीं, day. साल भर के लिए तो नहीं, लेकिन फिर भी आप 6 महीने तो यूज कर ही सकेंगे। डब्बा आप फ्रीजर में डालें, उसमें से आप निकाल लें 6-8 फीट का जितना आप निकालें, डब्बा बंद करके फिर रखे रहने दें वहीं। या पैक ही स्नैप लॉक बैग्स में करें कि आप एक बैग निकाल लें जब आपको जरूरत पड़े। वो फ्रीजर में स्नैप लॉक बैग्स में डाल के ऊपर लिखते हैं कितना ये है, डेट किसको निकाला और कितना क्वांटिटी कितनी निकाली है। तो मैंने वो एप्टा मिल के अवान के लिए वो इट्स जस्ट अ क्लोज्ड सैशे, जैसे वो कॉफी के इंस्टेंट कॉफी के सैशेज होते हैं ना, वो वैसे दूध के भी आते हैं। तो वो मैंने अभी के लिए लिए हुए थे। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग टू मेजर आउट a heap spoon every single time I had to make him dudu, वो आप एक सैशे खाली करके and it was very 120 ml होता है। गाड़ी चलते चलते मुझे याद है हमने सारा वक्त वही बनाया। इसने कैंची रखी ये होती ड्राइव थी, करती थी, ये ड्राइव कर रही होती थी, हम ऐवान के साथ होते थे तो वो हम ही घोला करते थे। and it's so easy to do in the car. लेकिन ऐवान को कभी भी हमने आम रेगुलर फीडिंग बॉटल नहीं दी, हमने हमेशा डिस्पोजेबल ही दी है। और जो सोनी है उसको भी सारी जिंदगी डिस्पोजेबल ही दी है। लेकिन अमीर जो है वो आम रेगुलर बॉटल में दूध पीता है। उसने टॉमी टीपी यूज की। अमीर How do you find those? बहुत अच्छी है, अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। ये और अब तो वो पहले तो ये होता था ना कि वो उसमें प्रेशर बिल्डअप हो जाता था। अब तो उसके पंप है। हाँ, ये अब इनके तो जो वो आगे वो होते हैं टीथ्स हैं फीडर के, वो भी स्पेशल अब आते हैं, एंटी कॉलिक और ये सारे वो भी मोरी स्पेशल वाला है ना। हाँ, वो इवेंट का भी मैंने लिया था। न्यूबॉर्न के लिए वो ले सकते हो। इसके लिए कभी नहीं हुआ कि इमियो ने जब फीडर पिया तो कभी ये नहीं हुआ कि वो वापस सकिन किया हो, सकिन क्योंकि किया वो हो जो या दूसरा- हवा गई हो या हमने सारी गैस। जिंदगी ये यूज ही इसलिए किए हैं कि आप बच्चा जब फीडर पीता है तो प्रेशर बिल्ट होता है, और जब वो रिलीज करता है कि वो प्रेशर रिलीज हो तो उसके मुंह का सारा जो स्लाइवा है वो सकिन हो जाता है फीडिंग बॉटल के अंदर। तो आप कभी पानी दे के देखें बच्चे को या जूस दे के देखें ऐसी बॉटल में, तो आपको सारा कुछ जो अंदर तैरता हुआ नजर आएगा कि क्या क्या वापस गया हुआ है। तो इस वजह से हमने कभी भी
बच्चे को ऐसी फीडिंग बॉटल नहीं दी। जो हमारे बड़े बेबीज भी जब पैदा हुए हैं, ये बेटी और बेटा भी जब पैदा हुए, तो इनके लिए जो हमने टीथ्स यूज की थी वो पंप वाली थी। उसमें यह है कि वो प्रेशर बबल बन के एक चेन की तरह बीच में रिलीज होता रहता है। उस जमाने में जब ये हमारे बड़े पैदा हुए हुए, हम वो यूज किया करते थे। और फिर हमने ये डिस्पोजेबल यूज की, बड़ों के लिए भी डिस्पोजेबल यूज की थी। उस जमाने में गर्बर की शायद आया करती थी, या डिस्पोजेबल फीडिंग बॉटल प्लेटेक्स की भी आती थी। तो ये बहुत पुराने ब्रांड हैं। बहुत बड़ी चीकी जो था, ये बहुत अच्छी चीज है। चीको का ब्रांड था उस जमाने में जब हमारे बड़े बच्चे पैदा हुए हैं, बहुत मशहूर। और अभी तक ये सारे वो ब्रांड्स हैं शायद हमारी पैदाइश के वक्त से चले आते हैं। बहुत ही अच्छी इनकी चीजें ये रही हैं, और अभी तक ये बहुत क्वालिटी स्टफ जो है बनाते हैं। लेकिन आई थिंक ऑल बॉटल्स नाउ ये जो वन वे, हाँ, और ये जो वन वे फ्लो है ना कि आपका बेबी का थूक ना जाए। और इसकी जो आगे से शेप है वो भी बहुत अच्छी है कि ये नहीं कि पतला लंबा। कि मैंने ये नोटिस किया था कि जब पंप करके दूध अगर आप मिडेला की ही फीडर में बेबी को चाहो कि अगर पी ले कि उस टाइम अगर निकला है, या आपने थोड़ी देर बाद उसको पिलाना है, फ्रीज नहीं करना और उसको पिलाना है उसी फीडर में, तो उसके वो जो आगे का जो निप्पल जो टीथ है वो काफ़ी लंबी और वैसी है कि वो जब छोटे को देते थे तो वो उबकाइयाँ ही करते थे दोनों। शेप ऐसी अजीब सी ऑकवर्ड सी है, तो इसकी बहुत अच्छी है कि वो नेचुरल मुझे लगता है कि अच्छा है। बिल्कुल। हॉस्पिटल में फॉर्मूला भी होता है, हाँ, फॉर्मूला भी देते हैं आपको। आई थिंक सिर्फ दवाई नहीं देंगे बेबी के लिए, आपके लिए दे देंगे। और वो जो तुम बता रही थी ड्रिंक जूसेस का और ड्रिंक्स का, मैं ये कही थी कि जब डिलीवर करते हैं उसके बाद के आई डोंट थिंक ऐसी कोई भूख शूख भी लगती है, लेकिन क्योंकि सब कुछ न्यू शुरू होता है मुझे तो बहुत लगती है कि सब कुछ न्यू होता है कि आपने ब्रेस्ट फीड करना बेबी को, आपकी अपनी हालत एक कंडीशन ऐसी होती है, चाहे आपने नेचुरल डिलीवरी है चाहे सी सेक्शन है, जैसे भी है, और ऊपर से आपको एक और इंसान मिलता है जिसको आपने देखना है। सुबह दोपहर शाम आपकी बस जिंदगी चेंज होगी उसके लिए। तो तो look, no matter how bad she makes it sound, it's much worse. आप कहती हैं it's downhill. बेबी इस दुनिया में आ जाए, it's just downhill from there. Yeah, after 30, life is just you just crash and burn. Damn, she's a bitch. I thought she's. अच्छा हाँ। तो बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना होता है, और अपना भी जाहिर है कि आपका डिहाइड्रेट, सबसे मेन चीज़ है कि आप डिहाइड्रेट ना हो। तो मैंने ये बहुत मेरे लिए यूज़फुल रहा था कि जितना पानी आप जूसेस और दूध पी सकते हैं उन 3 से 4 दिन में, अगर नहीं दूध पीने का दिल चाहता है तो जूस पी लें या पानी पी के, और जो खाने में है वो फ्रूट्स, जितने फ्रूट्स खा सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट्स भी अपने लिए पैक किए थे क्योंकि मुझे पसंद हैं, और वो क्योंकि सिर्फ फ्रूट्स से ये नहीं लगता ना कि बहुत आपका देर तक पेट भरा रहेगा। तो अगर आपने थोड़े, मैंने जैसे बादाम मैंने रखे हुए थे और वॉलनट्स रखे हुए थे, तो वो बहुत अच्छे थे कि आप, क्योंकि अगर जब भूख भी लगे तो बजाय इसके कि चॉकलेट्स और ये खा के आप जो काम की चीज़ भी नहीं है और फुल मील खाने का दिल नहीं चाहे, तो आप ड्राई फ्रूट्स खा के तो एक एनर्जी भी आ जाए। लेकिन फ्रूट्स सबसे अच्छे हैं। खजूर अमीर की दफ़ा तो मैं खाती थी, इसकी दफ़ा मुझसे खाई नहीं गई, लेकिन वो बहुत अच्छी खजूर तो कुरान पाक में है खजूर का, तो वो तो अल्लाह ताला ने बताया हुआ है, जो हज़रत मरियम को कहा था, वो बिल्कुल उनका वही टाइम था आई थिंक डिलीवर करने का ही हज़रत ईसा को। उन दिनों में फिर इतना खा पी तो नहीं सकते, तो फिर जब टॉयलेट वगैरह जाना हो तो उसमें भी काफ़ी इशू बाज लेडीज़ जो है वो उनको हो जाता है। और ये एक ऐसी बात है जो ओपनली डिस्कस नहीं होती, कोई आपको बताता नहीं है। ये चीजें जो हैं ये एक बहुत बड़ा इशू है लेडीज के लिए खासकर। तो हजरात इन बातों को ना सुने, अभी रोक दें। I mean, you can if you want to, if you're that interested. Like, it's not really going to apply to you. These are the things that no one tells you. और ये वाकई ऐसा टॉपिक है जिस पे वो कंफर्टेबल होती है बात करना, या कोई दूसरा भी इस बारे में बात करे। तो मेरा यही पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितने फ्लूइड्स और फ्रूट्स
खा सकते हैं, वो लेकिन वो बहुत हेल्पफुल हॉस्पिटल में होंगे। दवाई भी दे देते हैं जी, कॉन्स्टिपेशन के लिए हॉस्पिटल में वैसे वो सेनाकोट दे देते हैं। सेनाकॉट है और सेनाकॉट। कौन सी क्लोक्सिल है। Coloxil is just a softener. हाँ The आई मीन Senna अगर is किसी what- आप में से अगर किसी ने कोई इस्तेमाल की भी है अपने लिए पहले, तो आप डॉक्टर को या वो मिडवाइफ को बता सकते हैं कि कौन सी आपके लिए अच्छा काम करती है, तो वो आपको वो भी ला के दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर ये फैसिलिटीज आपको हॉस्पिटल में नहीं मिलती, तो बेहतर है कि आप ये खरीद के लेके जाएं साथ, क्योंकि ये इश्यू जो है ये फिर बढ़ जाता है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर देता है। और जैसे बच्चियाँ कहती हैं कि बहुत ही एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है वो हो जाती है, तो बेहतर है कि वो बच्चियाँ जो फिर ये है कि प्रून खाएं, ये जो प्रून्स होते हैं। पाकिस्तान में आलू बुखारा और कुछ है। पाकिस्तान का जो आलू बुखारा है वो यमी है। वो ये आलू तो बुखारा और है, इतना ये प्रून और है। गंदा ये बाहर smell की आता है। दुनिया में तो हर जगह Yeah, प्रून्स it's like मिलते this really हैं। gross आप प्रून weird- खाएं, पपाया खाएं, प्रून जूस पी है लें। ना? वो जो मैं खाती हूँ। हाँ, I think prune juice would be a good option. अगर आप एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ ये सनोकॉट और लैक्सेटिव्स वगैरह नहीं अवेलेबल, या आप एक trustworthy source से नहीं खरीद सकते, have something natural like prunes. जल्दी कर दो। लेकिन जैसे भाभी जी ने कहा है, stay hydrated, बहुत पानी पिएं, और start with 1 or 2 prunes. Don't go and have like 2 glasses of prune juice. That's just really dangerous. क्योंकि आपको नहीं पता कि कितना आप Exactly. पर वो काम करेगा, ये ना हो कि Exactly. बहुत ही कर जाए। Yeah. I think कि अगर आपको generally pregnancy में constipation हो रही है, जो कि बहुत ladies को होती है, ये जो laxatives हैं जैसे Senokot है और Cloxil and Senna है, और ये जो सारी चीजें हैं, they if used too much and too often can cause a dependence. तो आप अगर रेगुलरली आप कुछ चाह रहे हैं, तो एक आप अपना फाइबर इनटेक इंक्रीज करके ट्राई करें. इफ दैट डजंट वर्क, देन हैव समथिंग लाइक Movicol, which is a more natural liquid to drink during your pregnancy. या इसबगोल का छिलका भी। Yeah, but that's fiber. Yeah, तो इस सब गोल का छिलका जो है, that's like आप मेटाम्यूसिल पी लें, और मेटाम्यूसिल के अलावा एक और है मेटाम्यूसिल इसबगोल का छिलका ही है, बस उसमें फ्लेवर डाला हुआ है। Yeah. हाँ, और So, कुछ नहीं लेकिन है। ये है कि Metamucil can, like, I find it, because I really like the flavor of Metamucil, मुझे वो orange flavor बहुत yummy लगता है, लेकिन वो मेरे गले को लगता है because it's quite coarse. एक और है, it's called Benny Fiber, and basically you just mix it into your water or any sort of drink, और उसमें ना कोई flavor है, ना उसमें कोई like पता चलता है कि आपने कुछ मिलाया हुआ है अपने पानी में. It just tastes like water. It's पता नहीं कैसे उन्होंने बनाया, but it's incredible. It's a really fantastic product to have. अगर आप Metamucil नहीं पी सकते, have Benny Fiber. अच्छा, Yeah, it just turns नहीं तो ये into प्रेगनेंसी में ये चीजें खा लेना सेफ है? Benny Fiber is just fiber. नहीं, जैसे ये Metamucil? टैबलेट्स जो खा Yeah, लेते हैं। yeah. मैंने अपनी डॉक्टर को पूछा था, she was saying it's fine, but obviously everything in moderation. ये नहीं है कि आप 4 गोलियां every day खा रहे हैं. Like no one should do that. लेकिन if you're finding कि आप 1-2 दिन बाद नहीं जा सकते, लेकिन start off with something like Movicol, because Movicol is generally better for you. ये ऑप्शंस हैं कितनी सारी हमने आपको दे दी, Yeah. जो आप कर सकते हैं। इसी तरह बेबीज का जिस तरह उनको होता है कि विंड हो गई या उनको क्राई वाटर वगैरह हमने कभी नहीं दिया। मैं और बात जल्दी से कह दूं before I forget. Natural does not always equal better या good. तो हमारे देसियों में एक कॉन्सेप्ट है ना कि आप नेचुरल चीज़ें ट्राई करें, और आजकल तो ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में भी लोग बहुत इंटेंसिवली सोच रहे हैं. नेचुरल एंड ऑर्गेनिक डज नॉट इक्वल बेटर. Just because something is naturally occurring doesn't mean it's good for you. तो अगर आपका डॉक्टर आपको कह रहा है कि आप एक नेचुरल रेमेडी को छोड़ के एक दवाई खा लें, then your doctor knows better. Okay, ये जो botulism तुम है, जाओ खाना खा लो, भाग जाओ। for example tetanus, naturally हमारे environment में बनता है, but it's not good for you. तो just be mindful of these things कि जैसे like हम constipation की बात कर रहे हैं, और हम like आपको लोग शायद कहेंगे कि pear juice पी लें या ये कर लें वो कर लें. If you try those things and they don't work, there's no harm in going to something like Movicol or Senokot. आपको कुछ हो नहीं जाएगा if you try these things. लेकिन always talk to your doctor first. हमेशा अपने डॉक्टर से पहले अप्रूवल लेके ये स्टेप लें, because everybody is different.
हाँ, और ये एक बात तो रह ही गई, वो पंजीरी शंजीरी जो खाते हैं हमारे यहाँ, तुम लोगों की कैसी रही What's वो? that? What's पंजीरी? किससे बनाते हैं? देसी घी और वो चार मगज। मैं तो एलर्जिक हूँ। नहीं, हमारे यहाँ सख्ती से इन चीज़ों की वैसे ममानियत है, और बच्चों को तो, इसको तो, बेटी को तो पता भी नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं। और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है 1.25 महीने वाला कि लेडी जो है वो लेटी रहेगी 1.25 महीने तक, उठेगी नहीं और नहाएगी नहीं और कामकाज नहीं करेगी। ये कुछ यहाँ पर जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। एक नॉर्मल इंसान है और नॉर्मल तरह से ज़िंदगी गुजारता है। अगर वो थोड़ा वीक फील कर रहा है, बेबी हुआ है कुछ है, तो चलो थोड़ा कम कर ले, लेकिन लेटना या बिस्तर पर पड़े रहना या मालिशें करना या सर में तेल लगाना या पंजीरे खाना या देसी घी खाना या कोई ऐसी ड्रिंक्स पीना जो एनर्जी की हो, दूध में अजवाइन डाल के या पता नहीं क्या डाल के, वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं हैं। तो हमारे मियाँ साहब जो हैं वो, जब हमारे भी बेबीज़ हुए, इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ थे। वो कहते हैं कि पैदाइश के फ़ौरन बाद ही सबसे ज़्यादा वज़न जो है वो एक लेडी का गिरता है। मियाँ साहब कहते हैं कि जो जगह टमी में खाली होती है बेबी पैदा होने के बाद, सबसे पहले उसमें फ़ैट आके बैठता है। तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ मोस्टली जो लेडीज़ हैं जिनके बेबीज़ हैं उनका टमी है, तो वो जो दिन होते हैं सबसे ज़्यादा एहतियात करने के होते हैं, ज़्यादा फ्रूट जूस वेजिटेबल्स वगैरह पे जोर दें, और ये चीज़ें जो फैटी फूड्स हैं उनसे आप परहेज़ करें, क्योंकि वो आप पर सिर्फ चर्बी ही चढ़ाएंगे। जंक ऐसी चीज़ें जो आप पर फैट चढ़ाएं, जैसे चावल हुए, पोटैटोज़ हुए, ये चीज़ें आप ज़रा कम कर दें उन दिनों में, या दोपहर के वक्त खाएं ताकि आप पुट ऑन ना करें। तो बहुत सी हमारे यहाँ का ये भी कॉन्सेप्ट बहुत है कि ड्रिप लगी थी तो मोटे हो गए, बेबी के बाद मोटे हो गए। तो नहीं होना चाहिए मोटे, और नहीं हुआ करते लोग जो कि अच्छी तरह से अपनी ग़िज़ा का ध्यान रखते हैं और फ्रूट्स पे वेजिटेबल्स पे ज़्यादा जोर देते हैं। और उन्हीं दिनों में जबकि बच्चा पैदा होता है, होते ही वो ये कोशिश करते हैं कि वो हेल्दी खाना खाएं और ऐसा खाना ना खाएं जो कि आपका वज़न बढ़ाने वाला हो। ये चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना होता है, ताकि आप उस वक्त में जबकि बहुत ज़्यादा अप एंड अबाउट नहीं हैं, अपने वज़न को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि प्रेगनेंसी में तो ये पॉसिबल नहीं होता है। प्रेगनेंसी में तो आप खा भी नहीं सकते जो आप चाह रहे हैं। जो कभी नहीं खाया होता वो खाने लग जाते हैं, तो कंट्रोल नहीं होता आपको अपने आप पर। लेकिन बाद में वो कंट्रोल जो है वो आपके पास होता है। तो वही वक्त है जब आप वज़न लूज़ कर सकते हैं, वही वक्त है जब कि आप अपने पुराने वज़न पे वापस आ सकते हैं। तो उन दिनों में पैदाइश के फ़ौरन बाद से ही ये तमाम एहतियातें जो हैं ये करनी शुरू कर दें, ताकि आप अपना वज़न जो है उसको कंट्रोल कर सकें और आपका टमी जो है वो बाहर ना निकले। दूसरा यह है कि टमी को हर वक्त आपने अंदर को खींच के रखना है। जैसे आप अंदर को खींचें, सांस लेते रहें, ये नहीं कि आप सांस रोक लें। तो अंदर को आपने पुल करना है टमी को, और जितनी देर तक वो आप पुल करके रख सकते हैं रख छोड़ें। फिर ऑटोमेटिकली वो थोड़ी देर बाद आप भूल जाते हैं, आप रिलीज़ कर देते हैं। आपको फिर याद आए तो फिर आप खींच लें। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके पेट को बहुत तेज़ी से अंदर करती है। तो ये तो थी चंद बातें हमने सोचा कि हम आपके साथ कर लें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।